हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी के। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं संपूर्ण एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन स्थल कौन सा था? हड़प्पा स्थल था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस नगर में विशाल स्नानागार मिला है? मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? वज्जी संघ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था? मगध का। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में देवनागरी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अशोक के लिए। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को स्वर्ण युग किस आधार पर कहा जाता है? सांस्कृतिक उन्नति के आधार पर। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित हैं? प्रयाग प्रशस्ति में। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का राजकीय धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, अलबरूनी किस शासक के समय भारत आया? महमूद गजनवी के समय। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अलबरूनी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? गुलाम वंश। अगला प्रश्न है, एकता प्रणाली को किसने व्यवस्थित किया? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, बलबन ने किस सिद्धांत को अपनाया? देवी राजत्व। अगला प्रश्न है, राज्यत्व का। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मूल्य नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। अगला प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति सुलह ए कुल कहलाती है। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किससे संबंधित थी? सैन्य एवं प्रशासन से। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किससे प्रारंभ हुआ? सैनिक असंतोष से। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। अगला प्रश्न है, भारत का गवर्नर जनरल बना 1858 के बाद? वायसराय। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है भूप्रपट्टी। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? लावा पठार है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से क्या अधिक ऊंचे हैं? नवीन वलन। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? कपास के लिए। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा किसके कारण उत्पन्न होते हैं? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में दिन रात तापांतर अधिक क्यों होता है? नमी की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में सर्वाधिक ताप कहाँ होता है? केंद्रक में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती हैं? पूर्व पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न है, रेखाएं किस दिशा में होती हैं? उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती हैं? उत्तर दक्षिण में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। अगला प्रश्न है, कृषि का सबसे पुराना रूप कौन सा है? स्थानांतरण कृषि। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्रियाएं किससे संबंधित हैं? प्राकृतिक संसाधन से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल स्वरूप क्या है? संविधान सभा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार से। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का मूल तत्व क्या है? जनता की भागीदारी। अगला प्रश्न है, विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानून बनाना। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की
संस्था कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन का आधार कौन सा संशोधन है? 73वां व 74वां संशोधन। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच। अगला प्रश्न है संघीय शासन का अर्थ क्या है? शक्तियों का विभाजन। अगला प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व किससे प्रेरित है? आयरिश संविधान से। अगला प्रश्न है आयरलैंड संविधान से। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? अनुभव पर। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा का प्रवर्तक कौन था? जॉन डेवी ने। अगला प्रश्न है रतंत्र विधि किस प्रकार का अधिगम है? यांत्रिक। अगला प्रश्न है संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने। अगला प्रश्न है निकटवर्ती विकास क्षेत्र किसका सिद्धांत है? वागस्की की। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हावर्ड गार्डनर ने। अगला प्रश्न है अधिगम को अस्थायी परिवर्तन किसने कहा? स्किनर ने। अगला प्रश्न है प्रेरणा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? अधिगम पर। अगला प्रश्न रचनावादी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सहायक। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी बच्चों की भागीदारी। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समग्र विकास करना। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के निम्नात्मक रूप क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव। अगला प्रश्न है ब्लूम की टेक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर कौन सा है? मूल्यांकन। अगला प्रश्न है भाषा अधिगम का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम क्या है? मातृभाषा। अगला प्रश्न है कक्षा में विविधता को स्वीकारना क्या कहलाता है? बहुसंस्कृतिक शिक्षा। अगला प्रश्न है अधिगम में पुनर्बलन का सिद्धांत किससे जुड़ा है? व्यवहारवाद से। अगला प्रश्न है अच्छी पाठ्य योजना का मूल्य तत्व क्या है? उद्देश्य स्पष्टता। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र क्या है? विद्यार्थी। अगला प्रश्न है इतिहास की सबसे विश्वसनीय सामग्री क्या मानी जाती है? पूरा लेख। अगला प्रश्न है भूगोल मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन है। यह कथन किसका है? रीटर का। अगला प्रश्न है नागरिक शास्त्र का उद्देश्य क्या है? नागरिक शास्त्र का उद्देश्य क्या है? जागरूक नागरिक बनाना। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण किस पर आधारित है? अंतः विषयता पर। अगला प्रश्न है परियोजना विधि का प्रतिपादक कौन था? किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी के अनुसार इतिहास पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? आलोचनात्मक सोच। अगला प्रश्न है मानचित्र कौशल किस विषय का मूल है? भूगोल का। अगला प्रश्न है लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? जागरूक नागरिक पर। अगला प्रश्न है शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का उद्देश्य क्या है? सक्रिय भागीदारी। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में स्थानीय उदाहरण क्यों आवश्यक है? अनुभव आधारित सीख के लिए। अगला प्रश्न है बालक का सर्वांगीण विकास किस शिक्षा का लक्ष्य है? आधुनिक। अगला प्रश्न है सीटेट में पेडागोजी का उद्देश्य क्या है? शिक्षण योग्यता। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर किससे है? दृष्टिकोण का। अगला प्रश्न है इतिहास में काल निर्धारण का आधार क्या है? समय रेखा। अगला प्रश्न है भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन किस स्तर पर होता है? विश्लेषणात्मक स्तर पर। अगला प्रश्न है नागरिक शास्त्र में संविधान को क्यों पढ़ाया जाता है? नागरिक अधिकार समझने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है अनुभव आधारित शिक्षण किस सिद्धांत से जुड़ा है? रचनावाद से। अगला प्रश्न है बालक को निष्क्रिय बनाने वाला सिद्धांत कौन सा है? व्यवहारवाद। अगला प्रश्न है शिक्षण का सामाजिक उद्देश्य क्या है? सामाजिककरण। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का नैदानिक रूप किसके लिए है? सीखने की कठिनाई। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण कैसा होता है? सहभागितापूर्ण। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी के अनुसार सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है? सामाजिक चेतना हेतु के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम की सफलता का संकेत क्या है? व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न है शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है सीटेट में कठिन प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? शिक्षण समझ की जांच। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के नगरों का नियोजन किस आकृति पर आधारित था? जाली नुमा आकृति पर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था किस सामग्री से बनी थी? पकी ईंटें से। अगला प्रश्न है
वैदिक काल में सभा का कार्य क्या था? परामर्श देना। अगला प्रश्न है समिति का स्वरूप कैसा था? जन साधारण की सभा। अगला प्रश्न है महाजनपद काल की में राजधानी प्रायः कहाँ स्थित होती थी? नदी तट पर। अगला प्रश्न है जैन धर्म में त्रिरत्न किससे संबंधित है? समय, ज्ञान, दर्शन, आचरण से। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश किसने दिया? महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है मौर्य प्रशासन में धर्म महामात्र किसने नियुक्त किया? अशोक ने। अगला प्रश्न है गुप्त काल में भूमि अनुदान का प्रमाण किससे मिलता है? ताम्रपत्र से। अगला प्रश्न है फाहियान किस उद्देश्य से भारत आया था? बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन हेतु के लिए। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस भाषा में रचित है? पाली भाषा में। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में चालीसा किससे संबंधित है? अमीरों का समूह से। अगला प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर लगाया? घड़ी एवं चराई कर। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन में सूबा क्या था? प्रांत। अगला प्रश्न है अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है मनसब में जात का संबंध किससे था? पद से। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लगाया? जजिया कर। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार कब मिला? 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त का प्रभाव किस पर पड़ा? किसानों पर। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? कस्तूत विवाद था। अगला प्रश्न है पृथ्वी के भीतर दबाव किसके साथ बढ़ता है? गहराई के साथ। अगला प्रश्न है प्लेट व्युत्पत्ति सिद्धांत किससे संबंधित है? महाद्वीपीय गति से। अगला प्रश्न है हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ? टर्शियरी युग में। अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। अगला प्रश्न है मानसून का आगमन सर्वप्रथम कहाँ होता है? केरल में। भारत में मानसून का आगमन सर्वप्रथम केरल में होता है। अगला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है? अरावली की स्थिति। अगला प्रश्न है नदी का युवावस्था स्थिर रूप कौन सा होता है? बी आकृति घाटी। अगला प्रश्न है नदी का वृद्धावस्था रूप कौन सा होता है? डेल्टा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी से बनने वाली मिट्टी कहलाती है लावा मिट्टी। अगला प्रश्न है वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? निम्न दाब में। अगला प्रश्न है समताप मंडल में ताप बढ़ने का कारण क्या है? ओजोन अवशोषण। अगला प्रश्न है अक्षांशों की दूरी किससे मापी जाती है? डिग्री से। अगला प्रश्न है रेखांशों की गणना का प्रारंभ कहाँ से होता है? ग्रीनविच से। अगला प्रश्न है जनसंख्या का आसमान वितरण किससे प्रभावित होता है? स्थाकृति से। अगला प्रश्न है द्वितीयक क्रियाएं किससे संबंधित है? निर्माण उद्योग से। अगला प्रश्न है तृतीयक क्रियाएं किससे जुड़ी हैं? सेवाएं से। अगला प्रश्न है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है संरक्षण। अगला प्रश्न सतत विकास का मूल सिद्धांत क्या है? भविष्य की चिंता। अगला प्रश्न लोकतंत्र का अर्थ किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक से। अगला प्रश्न है डेमोस का अर्थ क्या है? जनता। अगला प्रश्न है संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? न्यायपालिका को। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन। अगला प्रश्न है राज्यसभा का अस्थायी सदन होना क्या दर्शाता है? निरंतरता। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है विधेयक और अधिनियम में अंतर कब समाप्त होता है? राष्ट्रपति की स्वीकृति पर। अगला प्रश्न है संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 100। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची का स्रोत कौन सा संविधान है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है ग्राम सभा में कौन सा सदस्य होता है? सभी विपक्ष मतदाता। अगला प्रश्न है संघीय शासन में शक्तियां कैसे बटी होती हैं? संविधान द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को कठोर लचीला क्यों कहा जाता है? संशोधन प्रक्रिया के कारण। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? सभी धर्मों से समान व्यवहार। अगला प्रश्न है अधिगम का सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत कौन सा है? रचनावाद। अगला प्रश्न है
पियाजे के अनुसार नैतिकता का विकास कब प्रारंभ होता है? किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है बालक का सक्रिय अन्वेषण किस सिद्धांत में है? रचनावादी। अगला प्रश्न है सामाजिक अंतःक्रिया पर बल किसने दिया? वागोस्की ने। अगला प्रश्न है अधिगम में भाषा की भूमिका किस सिद्धांत में प्रमुख है? सामाजिक संस्कृति में। अगला प्रश्न है कक्षा में रूढ़ियों को सीख का अवसर मानना किससे जुड़ा है? रचनावाद से। अगला प्रश्न है आंतरिक प्रेरणा का स्रोत क्या है? रुचि। अगला प्रश्न है शिक्षा का निर्देशात्मक मॉडल किस सिद्धांत से जुड़ा है? व्यवहारवाद से। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य किससे सुधारना है? अधिगम को। अगला प्रश्न है सतत मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सीखने की निगरानी से। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रतिफल क्या है? व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में वाद विवाद विधि क्यों है? आलोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का आधार क्या है? रुचि। अगला प्रश्न है बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाषाई संसाधन उपयोग। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? समान अवसर। अगला प्रश्न है इतिहास में स्रोतों का वर्गीकरण किस आधार पर है? प्राकृतिक आधार पर। अगला प्रश्न है भूगोल में मानचित्र कौशल क्यों आवश्यक है? स्थानीय समझ के लिए। अगला प्रश्न है सिविक्स में अधिकारों के साथ क्या पढ़ाया जाता है? कर्तव्य। अगला प्रश्न है पेडागोजी में सीख को सामाजिक प्रक्रिया क्यों माना जाता है? अंतःक्रिया से। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या बताती है? लोकतांत्रिक मूल्य। अगला प्रश्न है शिक्षण में परियोजना विधि का लाभ क्या है? अनुभवात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है इतिहास में घटनाओं की बहुव्याख्या क्यों आवश्यक है? आलोचनात्मक दृष्टि से। अगला प्रश्न है भूगोल में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन क्यों है? सतत विकास से। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में असहमति क्यों आवश्यक है? विचार विविधता से। अगला प्रश्न है कक्षा में चर्चा विधि का उद्देश्य क्या है? सहभागिता। अगला प्रश्न है बालक को ज्ञान का निर्माता कौन मानता है? रचनावाद। अगला प्रश्न है सीटेट में कठिन पेडागोजी प्रश्न क्यों होते हैं? शिक्षण समझ के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में स्थानीय इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? जुड़ाव के लिए। अगला प्रश्न है भूगोल में क्षेत्रीय असमानता क्यों होती है? प्राकृतिक भिन्नता के लिए। अगला प्रश्न है सिविक्स में संविधान को जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है? संशोधनशीलता के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षण में मूल आधारित प्रश्न क्यों आवश्यक है? नैतिक विकास के लिए। अगला प्रश्न है इतिहास में तिथियों से अधिक किस पर बल है? कारण परिणाम पर। अगला प्रश्न है भूगोल में संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? सीमितता के लिए। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है मूल्यांकन में आत्म मूल्यांकन क्यों जरूरी है? आत्मचिंतन के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहपाठ्य गतिविधियां क्यों है? अनुभव विस्तार के लिए। अगला प्रश्न है पेडागोजी में अधिगम को सतत क्यों माना गया है? जीवन प्रांत के लिए। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी में विषय एकीकरण पर क्यों बल है? समग्र समझ पर। अगला प्रश्न है इतिहास शिक्षण में स्रोत आधारित प्रश्न क्यों है? विश्लेषणात्मक क्षमता के लिए। विश्लेषण क्षमता के लिए। अगला प्रश्न है भूगोल में मानचित्रण किस कौशल को दर्शाता है? स्थानिक बुद्धि को। अगला प्रश्न है सिविक्स में कानून निर्माण प्रक्रिया क्यों पढ़ाई जाती है? नागरिक जागरूकता के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षण में लचीलापन क्यों आवश्यक है? विविधता के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न किस स्तर को परखते हैं? और धारणात्मक स्पष्टता को। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच क्यों आवश्यक है? लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए। अगला प्रश्न है एक आदर्श शिक्षक की पहचान किससे होती है? चिंतनशील दृष्टि से। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता को नगर सभ्यता कहने का मुख्य आधार क्या है? नियोजित नगर व्यवस्था। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में मानकीकृत ईंटों का अनुपात क्या था? 1:2:4। अगला प्रश्न है वैदिक काल में गो को धन क्यों माना जाता था? पशुपालक अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या बना? जन्म। अगला प्रश्न है महाजनपद काल में कर का प्रमुख स्रोत क्या था? कृषि। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग किससे संबंधित है? अति से बचाव। अगला प्रश्न है जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या है? पूर्ण हिंसा त्याग। अगला प्रश्न है
अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? नैतिक एकता। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में नगर श्रेष्ठी किस वर्ग से था? व्यापारी वर्ग से। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेंगसांग का भारत आगमन किस काल में हुआ? हर्ष काल में। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में उलेमा किससे जुड़े थे? इस्लामी कानून से। अगला प्रश्न है, खिलजी काल की कर नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य आय वृद्धि। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किस शैली में प्रभावित थी? फारसी शैली में। अगला प्रश्न है, अकबर ने राजपूतों से संबंध क्यों स्थापित किए? राजनीतिक स्थिरता के लिए। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की धार्मिक नीति का प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा? असंतोष। अगला प्रश्न है, कंपनी शासन में दीवानी का अर्थ क्या था? राजस्व अधिकार। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भूमि नीतियों का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या था? किसान शोषण। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहास में प्रेस की भूमिका क्या रही है? जन चेतना। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन में स्रोत आलोचना क्यों आवश्यक है? परिणामात्मकता। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन की गति प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? दिन रात। अगला प्रश्न है, अपक्षय और अपर्दन में मूल अंतर क्या है? स्थानीय परिवर्तन। अगला प्रश्न है, हिमालय की युवा अवस्था परिणाम क्या है? भूकंपीय सक्रियता। अगला प्रश्न है, मानसून की वापसी मानसून की वापसी को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट में वर्षा अधिक क्यों होती है? ओरोग्राफिक वर्षा। अगला प्रश्न है, नदी का कटाव सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? युवा अवस्था में। अगला प्रश्न है, डेल्टा निर्माण का मुख्य कारण क्या है? वेग में कमी। अगला प्रश्न है, मिट्टी संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? वृक्षारोपण। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब घटने का कारण क्या है? ऊंचाई। अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम का प्रभाव किस पर पड़ता है? मानसून पर। अगला प्रश्न है, अक्षांश जलवायु क्यों प्रभावित करते हैं? सूर्य किरणों का कोण। अगला प्रश्न है, रेखांश समय निर्धारण में क्यों सहायक है? पृथ्वी घूर्णन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है? जन्म दर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक गतिविधियों की निधानता किस पर है? प्राकृतिक पर। अगला प्रश्न है, सतत विकास का सामाजिक आयाम क्या है? समानता। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन किस सीमा तक मान्य है? संविधान के भीतर। अगला प्रश्न है, कानून शासन किस सिद्धांत पर आधारित है? समानता पर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सीमा क्या निर्धारित करती है? युक्ति प्रतिबंध। अगला प्रश्न है, संसद की सर्वोच्चता सीमित क्यों है? संविधान के लिए। अगला प्रश्न है, संघवाद का मूल तत्व क्या है? शक्ति विभाजन। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है? केंद्रीय झुकाव के कारण। अगला प्रश्न है, पंचायती राज में ग्राम सभा का महत्व क्यों है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? लचीलापन। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या दर्शाता है? सकारात्मक तटस्थता। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा शक्ति किससे जुड़ी है? संविधान रक्षा से। अगला प्रश्न है, अधिगम को सामाजिक संस्कृति प्रक्रिया किसने माना? वाइगोत्स्की ने। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? सक्रिय अंतःक्रिया से। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद में अधिगम का मापन किससे होता है? प्रतिक्रिया से। अगला प्रश्न है, रचनावादी कक्षा में मूल्यांकन का स्वरूप क्या है? निरंतर। अगला प्रश्न है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी की विश्लेषण किस स्तर पर है? उच्च स्तर पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण में प्रश्नों की भूमिका क्या है? सोच विकास। अगला प्रश्न है, बहुस्तरीय कक्षा में शिक्षक की रणनीति क्या होनी चाहिए? विभेदित शिक्षण। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षण में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला। अगला प्रश्न है, अधिगम में प्रेरणा का दीर्घकालिक स्रोत क्या है? आंतरिक। अगला प्रश्न है, सीसीई में आकलन का फोकस किस पर है? प्रक्रिया पर। अगला प्रश्न, इतिहास में कारण और परिणाम पर बल क्यों है? विश्लेषण हेतु। अगला प्रश्न है, भूगोल में मानचित्र पढ़ाना क्यों अनिवार्य है? स्थानीय समझ के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान पढ़ाने का अंतिम लक्ष्य क्या है? जिम्मेदार नागरिक के लिए। अगला प्रश्न है, पेडागोजी में सीख को सक्रिय क्यों माना जाता है? निर्माण प्रक्रिया के लिए। अगला प्रश्न है,
इतिहास में स्थानिक स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? विविध दृष्टिकोण के लिए। अगला प्रश्न है भूगोल में संसाधन का अध्ययन क्यों आवश्यक है? योजना के लिए। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में असहमति की भूमिका क्या है? संतुलन। अगला प्रश्न है कक्षा में चर्चा विधि क्या विकसित होता है? आलोचनात्मक सोच। अगला प्रश्न शिक्षक को सह अधिगमकर्ता क्यों कहा जाता है? रचनावाद के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य क्यों उपयोगी है? अनुभवात्मक अधिगम के लिए। अगला प्रश्न है इतिहास शिक्षण में तिथियों से अधिक महत्व किसका है? प्रक्रियाओं का। अगला प्रश्न है भूगोल में क्षेत्रीय विषमता क्यों उत्पन्न होती है? प्राकृतिक अंतर के लिए। अगला प्रश्न है सिविक्स में अधिकार कर्तव्य का संबंध को पढ़ाया जाता है? नागरिक संतुलन के लिए। अगला प्रश्न है पेडागोजी में त्रुटियों को क्यों स्वीकारा जाता है? सीख अवसर के लिए। अगला प्रश्न एनसीईआरटी के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षा क्यों आवश्यक है? सामाजिक जिम्मेदारी से। अगला प्रश्न है इतिहास में स्रोतों की बहुलता क्यों आवश्यक है? निष्पक्षता के लिए। अगला प्रश्न है भूगोल में मानव पर्यावरण संबंध क्यों पढ़ाया जाता है? सत्ता के लिए। अगला प्रश्न लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? सहभागितापूर्ण। अगला प्रश्न है मूल्यांकन को शिक्षण में अलग क्यों नहीं किया जा सकता? सुधार हेतु के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में स्थानीय मुद्दे क्यों शामिल हों? प्रासंगिकता के लिए। पेडागोजी में अधिगम को जीवन पर्यंत क्यों माना जाता है? निरंतर विकास के लिए। अगला प्रश्न इतिहास में व्याख्या क्यों आवश्यक है? अर्थ निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है भूगोल में डेटा व्याख्या क्यों सिखाई जाती है? निर्णय क्षमता के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षा का चिंतनशील होना क्यों आवश्यक है? सुधार के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में बहुभाषिक दृष्टि क्यों अपनाई जाती है? व्यापक समझ के लिए। अगला प्रश्न है अधिगम में सहयोगी गतिविधियां क्यों उपयोगी हैं? सामाजिक निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है इतिहास में प्रश्न आधारित अध्ययन क्यों बढ़ावा दिया जाता है? जिज्ञासा के लिए। अगला प्रश्न है भूगोल में केस स्टडी क्यों पढ़ाई जाती है? व्यवहारिकता के लिए। अगला प्रश्न है सिविक्स में संस्थानों की भूमिका क्यों पढ़ाई जाती है? शासन समझ के लिए। अगला प्रश्न है पेडागोजी में विविधता को संसाधन क्यों माना जाता है? समृद्धि अधिगम के लिए। अगला प्रश्न है इतिहास में स्मृति का इतिहास में अंतर क्यों सिखाया जाता है? आलोचना के लिए। अगला प्रश्न है भूगोल में मानचित्रण कौशल क्यों परीक्षा में पूछा जाता है? अनुप्रयोग के लिए। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में नागरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? सहभागिता के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षक द्वारा प्रश्नों की गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है? सोच स्तर के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में विवादास्पद मुद्दे क्यों पढ़ाए जाते हैं? दृष्टिकोण विकास के लिए। अगला प्रश्न है पेडागोजी में अनुभव आधारित अधिगम क्यों प्रभावी हैं? स्थायित्व के लिए। अगला प्रश्न है इतिहास में संदर्भ क्यों महत्वपूर्ण है? सही अर्थ के लिए। अगला प्रश्न है भूगोल में स्थानीय सोच क्यों विकसित की जाती है? योजना के लिए। अगला प्रश्न सिविक्स में शक्ति संतुलन क्यों आवश्यक है? लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षण में लचीलापन क्यों अनिवार्य है? विविधता के लिए। अगला प्रश्न है एक प्रभावी सामाजिक विज्ञान शिक्षक की पहचान क्या है? आलोचनात्मक दृष्टि। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में महाजन किसका प्रतीक था? महाजन किसका प्रतीक था? व्यापारी वर्ग का। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में गिरनी की खोज किस अर्थव्यवस्था को दर्शाती है? कृषि प्रधान को। अगला प्रश्न है वैदिक काल में गृहस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है महाजनपद काल में राजसत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों हुआ? सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण। अगला प्रश्न है बुद्धि की नीच स्थिति का सामाजिक कारण क्या था? जाति भेद। अगला प्रश्न है जैन धर्म में तपस्या का उद्देश्य क्या था? आत्म शुद्धि के लिए। अगला प्रश्न है अशोक के धर्म पालन का मुख्य लाभ किसे मिला? समाज को। अगला प्रश्न है गुप्त काल की कला और संस्कृति का उत्कर्ष किससे पता चलता है? कुप्पल शिलालेख और सिक्के से। अगला प्रश्न है चीनी यात्रियों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि और व्यापार पर। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में बलुआ का प्रयोग किसके लिए होता था? निर्माण कार्य के लिए। अगला प्रश्न है खिलजी के शासन में मूल्य नियंत्रण का प्रमुख कारण क्या था? भ्रष्टाचार रोकना। अगला प्रश्न है अकबर ने महात्मा अकबर क्यों कहा गया? धार्मिक सहिष्णुता के कारण। अगला प्रश्न है औरंगजेब का जजिया पुनः लगाने का मुख्य कारण क्या था? वित्तीय आय के लिए। अगला प्रश्न है
ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 का शासन सुधार अधिनियम क्यों लागू किया? प्रशासनिक नियंत्रण के लिए। अगला प्रश्न है, कंपनी शासन में बंगाल का दीवानी अधिकार किसने दिया? सरकार ब्रिटिश। अगला प्रश्न है, स्थानीय बंदोबस्त से किसानों को किस प्रकार की समस्या हुई? भारी कर के लिए। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह में किन समुदायों ने प्रमुख भाग लिया? सैनिक और किसान ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभिक नीति क्या थी? सुधारवादी। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहास में प्रेस की भूमिका किसे बढ़ावा देती है? जन जागरूकता को। अगला प्रश्न है, इतिहास का अध्ययन क्यों आलोचनात्मक होना चाहिए? पक्षपात से बचने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की गोलाई से किस घटना का प्रमाण मिलता है? ध्रुव का संकुचन। अगला प्रश्न है, अपक्षय और अपरदन में अंतर किसे दर्शाता है? सामग्री स्थानांतरण से। अगला प्रश्न है, हिमालय में भूकंपीय गतिविधि का मुख्य कारण क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स। अगला प्रश्न है, मानसून की तीव्रता क्यों नियंत्रित करता है? दाब प्रणाली और समुद्र सतह ताप पर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में वर्षा अंतर क्यों है? स्थलाकृति से। अगला प्रश्न है, डेल्टा की भूमि उपजाऊ क्यों होती है? क्षरण से निकला लवण से। अगला प्रश्न है, मिट्टी अपरदन को रोकने के उपाय क्या है? बनावट और वृक्षारोपण। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस कारण घटता है? ऊंचाई बढ़ने के कारण। अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम किससे प्रभावित करती है? मौसम प्रणाली को। अगला प्रश्न है, अक्षांश जलवायु में प्रभाव कैसे डालते हैं? सूर्य किरण कोण से। अगला प्रश्न है, रेखांश समय मापन में कैसे उपयोगी है? पृथ्वी घूर्णन पर आधारित। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण में भौगोलिक कारण क्या है? स्थलाकृति और संसाधन। अगला प्रश्न है, तृतीय गतिविधियों का केंद्र क्या है? सेवाएं। अगला प्रश्न है, सतत विकास में सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? समान अवसर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में बहुमत का लाभ किन परिस्थितियों में सीमित है? संविधान के भीतर। अगला प्रश्न है, विधायिका का सर्वोच्च कार्य क्या है? कानून निर्माण। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सीमा कौन निर्धारित करता है? संविधान। अगला प्रश्न है, संघीय शासन में शक्तियां क्यों विभाजित हैं? संतुलन के कारण। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के अस्थायित्व का कारण क्या है? अनुभव और निरंतरता। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल समाप्ति से पहले क्यों समाप्त हो सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली में केंद्र का प्रमुख लाभ क्या है? नीति दिशा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दृष्टिकोण किसे दर्शाता है? सभी धर्मों का समान व्यवहार से। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा का महत्व क्यों है? संविधान सुरक्षा। अगला प्रश्न है, अधिगम में सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का प्रारंभ होता है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण में सीख का मुख्य आधार क्या है? प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, रचनावादी कक्षा में शिक्षा की भूमिका क्या है? मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी में उच्चतम स्तर क्या है? मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि का उद्देश्य क्या है? सोच विकास। अगला प्रश्न है, बहुस्तरीय कक्षा में शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? विभेदित शिक्षण। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप होना चाहिए लचीला। अगला प्रश्न है, आंतरिक प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? रुचि। अगला प्रश्न है, सीसीई में आकलन का फोकस क्या है? प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, विज्ञान में बहुभाषिक दृष्टिकोण क्यों अपनाया जाता है? व्यापक समझ के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।